वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज आदिल एजाज अहमद। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट एंड खास चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जो है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली भी मैसेज किया और कमेंट्स भी किए कि सर काइंडली आप सेकेंड ईयर की क्रोमोसोम्स एंड जो डीएनए का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करें। तो आज हम इसी चैप्टर को स्टार्ट करने वाला है। तो जैसे आप सबको मालूम है डियर स्टूडेंट्स कि मैं लॉन्ग टाइम से मैं लाइव नहीं आया हूँ, मैंने यूट्यूब पर कोई भी लेक्चर्स अपलोड नहीं किया। उसका असल मसला ये था कि मैं कुछ टाइम से बीमार हूँ, तो इसलिए मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किया। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के साथ मुसलसल कंटिन्यूसली लेक्चर्स अपलोड करता रहूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। डियर स्टूडेंट्स, आज के जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम 4 चीजें डिस्कस करने वाले हैं। क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर क्या है एंड क्रोमोसोम्स का फंक्शन क्या है, और डीएनए क्या है और डीएनए का फंक्शन क्या है, जीन क्या है, जीन मौजूद कहाँ पे है। तो आज इस लेक्चर में आप सारी चीजें आप लोगों को लास्ट तक लाजमी लेक्चर देके ताकि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है इसमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को एग्जाम में जो एमसीक्यूज आएगा उसमें से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एमसीक्यूज में आप लोगों को मदद करते हैं। एंड उसके साथ साथ कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जो मेडिकल टेस्ट के लिए तैयारी करते हैं, उसके लिए भी ये लेक्चर बहुत फायदेमंद है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। चैप्टर का नाम है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का जो लफ्ज है, इट इज द कंपोजिशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। 2 ग्रीक वर्ड का कंपोजिशन है। डियर स्टूडेंट्स, क्रोमो का मतलब क्या है? क्रोमो मींस कलर। इस क्रोमो का मतलब क्या है? कलर। एंड सोम्स का मतलब क्या है? सोम्स का मतलब है बॉडीज। यानी क्रोमोसोम्स का जो लफ्ज है ग्रीक वर्ड से निकला हुआ जिसका मतलब सोम, कलर, बॉडीज। अब बात यह है कि कलर बॉडी क्यों कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसका डिस्कस तो हम क्रोमोसोमल थ्योरी में कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूंगा। 1888 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वेल्डन ने सबसे पहले क्या काम किया, उसने स्टेन इस्तेमाल किया, कलर इस्तेमाल किया सिल्क के ऊपर। अब जो कलर चला गया वो न्यूक्लियस के अंदर एब्जॉर्ब हुआ। जो डॉट कलर स्टेन था वो इस्तेमाल किया, उसकी वजह से जो उसने नाम दिया कि ये जो है कुछ कलर बॉडीज मौजूद हैं न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए नाम रख दिया कलर बॉडी, यानी क्रोमोसोम्स नाम दिया। अब इसका जो थ्योरी है डियर स्टूडेंट्स, ये तो हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी। अब क्रोमोसोम्स का जो है डेफिनेशन क्या है, बहुत सिंपल, बहुत शॉर्ट डेफिनेशन है। क्रोमोसोम्स आर ग्रुप 3 लाइक बॉडीज इन न्यूक्लियाई ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स एंड मेड ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए। क्रोमोसोम जो है ग्रुप ऑफ 3 लाइक दागे नमा स्ट्रक्चर्स मौजूद है, बॉडीज मौजूद है न्यूक्लियस के अंदर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। अब मैंने यूकैरियोटिक सेल क्यों इस्तेमाल किया डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि क्रोमोसोम जो है प्रोकैरियोटिक सेल में तो भी है, बैक्टीरिया में भी है, एंड अब बाकी जो यूकैरियोटिक है उसमें भी है। लेकिन बैक्टीरिया का जो सेल क्रोमोसोम्स है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए से बना हुआ है, उसमें प्रोटीन नहीं है। यहाँ पे यूकैरियोटिक जो क्रोमोसोम्स है वो 2 चीजों से बना हुआ है, याद करें, एक है प्रोटीन, दूसरा है डीएनए। अब मौजूद न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटीन, स्टोन प्रोटीन है, हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे। दूसरा जो है डीएनए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें। एक प्लांट से एक छोटा सा स्टूडेंट है, आप समझे कि अली है, आप लोगों के दोस्त है, आप लोगों का फ्रेंड है, आप लोगों का क्लासमेट है, ठीक है, अली नाम है। प्लांट्स, अब प्लांट्स और एनिमल्स जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, वो दोनों लिविंग है, एब्सोल्युटली लिविंग है। तो ये जो लिविंग है, तो इसका जो बेसिक यूनिट है, इसका बॉडी किस से बना हुआ है? सेल से बना हुआ है, एब्सोल्युटली सेल से बना हुआ है। अब इसकी बॉडी से मैंने एक टिश्यू निकाल दिया, एक सेल निकाल दिया। अब सेल को देख लिया, देखिए यहाँ पे मैंने इस एक एनिमल से, इस अली से मैंने क्या किया, एक सेल निकाल दिया। सेल माइक्रोस्कोप के जरिए से देख लिया तो इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या इसको हम सिलेक्टिव मेम्ब्रेन कहते हैं, या इसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये तो सबको पता है, बच्चों को भी पता है। लेकिन इसके अंदर कुछ एरिया है, इस एरिया को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलीज है, नॉन ऑर्गेनेलीज मौजूद है, साइटोसोल मौजूद है, फ्लूइड पोर्शन मौजूद है। लेकिन इस सेल के अंदर एक और रीजन है, एक और मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन एरिया मौजूद है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो एरिया है उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। इस न्यूक्लियोलस के अंदर जो है राइबोसोम्स बनता है। अब इस न्यूक्लियोलस की हम बात नहीं करते, इस न्यूक्लियोलस की बाहर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वहां पे कुछ दागे नमा स्ट्रक्चर मौजूद है।
उस दागे नमा स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं। जैसे मैंने बात की है कि 1888 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वेल्डरी, उसने नाम दिया कलर बॉडी। तो उसने जब स्टेन इस्तेमाल की, कलर इस्तेमाल किए, तो वो न्यूक्लियस के अंदर चला गया और वहां पे कलर एब्जॉर्ब हुआ, तो उसने नाम दिया कि यहाँ पे कुछ कलर बॉडीज मौजूद है, तो उसको नाम दिया क्रोमोसोम्स। डियर्स, ये क्रोमोसोम्स आप लोगों को मालूम है कि इंसानों का जो सेल है उसमें क्रोमोसोम्स कितना है? 46 क्रोमोसोम्स मौजूद है। 46 क्रोमोसोम्स है, लेकिन उससे मैंने एक क्रोमोसोम निकाल दिया। ये आप लोगों के पास जो है क्रोमोसोम्स है। ये बात मैंने की है कि क्रोमोसोम जो है 2 चीजों से बना हुआ है। इसमें 40% डीएनए है, ये पॉइंट नोट करें। आप लोगों के एमसीक्यूज पूछ सकते हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो ह्यूमन बीइंग का जो है वो 40% डीएनए से बना हुआ है एंड 60% प्रोटीन से बना हुआ है। अब प्रोटीन जो है स्ट्रॉन्ग प्रोटीन है, यहाँ पे फर्दर में मैं डिस्कस कर लूंगा, लेकिन यहां तक मैं सिर्फ क्रोमोसोम्स की बात करता हूं। ये जो डायग्राम है इसको हम टच भी नहीं करते हैं। यहां पे आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग एक पेन ले, नोटबुक ले, ताकि जो चीजें मैं बता रहा हूं वो साथ साथ नोट भी करें, क्योंकि ये जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों में एग्जाम, अगर आप मेडिकल टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे भी ये पॉइंट्स आप लोगों को काम आएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, डियर स्टूडेंट्स, जब न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, जो हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, जब तक सेल डिवाइड नहीं हुआ है उस टाइम उसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। जब ये कंडेंस हो जाते हैं, तो कंडेंस जब सेल डिवीजन कर रहा है, सेल डिवाइड हो रहा है, अगर आप लोगों ने सेल साइकिल नहीं पढ़ा है तो उसका भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, तो फिर देख ले। यहां पे जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन जब कंडेंस हो जाते हैं तो क्या चीज बन जाता है? क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। अब दोबारा जो क्रोमोसोम्स जो डीकंडेंस हो जाते हैं तो उसे क्रोमेटिन, यानी ये समझे क्रोमेटिन जो है सेल डिवीजन से पहले जो दागे नमा स्ट्रक्चर है उसको क्रोमेटिन कहते हैं। जब सेल डिवाइड हो रहा है, जब वो दागे नमा स्ट्रक्चर कंडेंस हो जाते हैं, गाढ़ा हो जाते हैं, तो फिर उसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये बात भी क्लियर है। अब जो क्रोमोसोम्स है डियर स्टूडेंट्स, ये क्रोमोसोम है। जब क्रोमोसोम जो है बिफोर रिफ्लेक्शन, जब क्रोमोसोम रिफ्लेक्ट नहीं हुआ उस टाइम उसको हम क्या कहते हैं? मोनोड क्रोमोसोम्स कहते हैं, यानी एक क्रोमोसोम्स, मोनो मींस एक, डाई मींस 2। जब क्रोमोसोम्स एक है, जब वो रिफ्लेक्ट हुआ तो उसे 2 क्रोमोसोम्स, 2 पेयर बन जाते हैं, तो उसको हम डायट क्रोमोसोम्स कहते हैं। जब एक फॉर्म में मौजूद है तो उसको मोनोड क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये पॉइंट भी नोट करें डियर स्टूडेंट्स। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्रोमोसोम्स के दरमियान एक सेंटर मौजूद है। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस डियर स्टूडेंट्स इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर कहते हैं। अब इसको हम दूसरा नाम भी कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं जब 2 चीजें तंग आया है, जो एक जगह तंग हुआ है। तो ये जो है क्रोमोसोम्स के एक आर्म है, एक बाजू है, दूसरा बाजू है, आपस में आया है, दरमियान में थोड़ा सा तंग हुआ है। इस तंग एरिया को क्या कहते हैं? इस तंग एरिया को क्या कहते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस सेंट्रोमेयर के ऊपर एक प्रोटीन लेयर मौजूद है, उस प्रोटीन को हम कहते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन। उसको हम कहते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन। इस काइनेटोकोर प्रोटीन का काम क्या है? स्पाइंडल फाइबर्स बनाना। जब सेल डिवाइड हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये स्पाइंडल फाइबर्स बनाकर तो फिर क्या करते हैं? ये स्पाइंडल फाइबर्स इस क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर रहा है। तो यहां पे जो काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर जो प्रोटीन है जो सेंट्रोमेयर के ऊपर मौजूद है, वो स्पाइंडल फाइबर का काम कर रहा है। क्रोमोसोम्स की 2 बाजू हैं। एक बाजू को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड कहते हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंट करो, जो पहला है ये क्रोमेटिन है, एक क्रोमेटाइड्स है। क्रोमेटिन डियर स्टूडेंट्स, ये जब कंडेंस नहीं हुआ है, जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, उसको क्रोमेटिन कहते हैं। यहाँ पे जो इसका बाजू है क्रोमोसोम्स के, उसको क्रोमेटाइड कहते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं कि यार क्रोमेटाइड क्या है एंड क्रोमेटिन क्या है। ये जो बाजू है इसको क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। ये बाजू है। अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी मौजूद होता है, ठीक है, यानी क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स में एक और जगह है जो तंग हुआ है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। अब यहां पे जो लोब नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, इस लोब को हम कहते हैं सेटेलाइट। क्या कहते हैं? इस लोब को हम सेटेलाइट कहते हैं। यहां पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का काम क्या है, ये भी आप लोग नोट कर देखिए, काम आने वाले चीजें हैं सारे। अब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का काम ये है कि न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर है, यहां पे न्यूक्लियस बनता है, न्यूक्लियस कौन बनाता है? ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बनाता है। तो यहां पे जो है, यानी आप लोग नोट करें कि इसका काम जो है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर है। साथ में जो सेटेलाइट मौजूद है, अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो, सेटेलाइट क्या है? डियर स्टूडेंट, जो लोब है आफ्टर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, जो नीचे एरिया है उसको हम सेटेलाइट कहते हैं, या इसको हम यूजलेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए भी कहते हैं।
यूजली सीक्वेंस है, या इसको हम जंक डीएनए कहते हैं। जंक डीएनए सेटेलाइट दोनों एक चीज है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये चीज भी आप लोगों को क्लियर हुआ। अब डियर स्टूडेंट्स इसके ऊपर क्रोमोसोम्स की दोनों हैंड्स पर, दोनों लास्ट में कोडिंग मौजूद होता है, उसको क्या कहते हैं, टेलोमेर कहते हैं, ठीक है, जिसको टेलोमर्स कहते हैं, टेलोमर्स। ये का इसका काम क्या है, कोडिंग मौजूद है जो है थायमीन, थायमीन, एडानिन, ग्वानिन, ग्वानिन, ग्वानिन। ये भी एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछ सकता है कि जो टेलोमेर्स हैं जो क्रोमोसोम्स की दोनों साइडों पर मौजूद है, जो प्रिवेंट कर रहा है क्रोमोसोम्स का फ्रॉम अटैचमेंट से बचाते हैं ताकि क्रोमोसोम्स दूसरे चीज के साथ या दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ अटैच न हो जाए। तो उस कोडिंग आप लोगों को दिया है TA यानी थायमीन, एडानिन, साइटोसिन, ग्वानिन दिया है आपको, वहां पे डिफरेंट चॉइसेस दिया है, लेकिन आप लोग कौन सी चॉइस को सिलेक्ट करना होगा। थायमीन, थायमीन, एडानिन एंड ट्रिपल ग्वानिन मौजूद है। दो थायमीन है, उसके बाद एक एडानिन है, उसके बाद 3 ग्वानिन है। अब ये था सिंपली क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर। आई होप इट्स क्लियर, बहुत सिंपल मैंने बताया, सारी चीजें बता दी। अब डियर स्टूडेंट्स अगर हम इंसानों की बात करें, अपनी बात करें, आप लोगों की बात करें, तो हमारी बॉडी जो है सेल से बना हुआ, जैसे मैंने बात की है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो है 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब जो टोटल पेयर्स हैं वो कितने हैं, 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। अब इस 23 पेयर्स की अगर मैं बात करूं, ह्यूमन सेल में जो है टोटल कितने हैं, 46 है, उसमें जो है 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। इसमें 22 पेयर्स क्रोमोसोम्स को आप क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, ये भी नोट करें, ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स। डियर स्टूडेंट्स, इस ऑटोसोम क्रोमोसोम्स का काम क्या है, इस ऑटोसोम क्रोमोसोम्स का काम ये है ऑल बॉडी कैरेक्टर्स कंट्रोल कर रहा है। पूरी बॉडी के जो काम है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, ये ऑटोसोम्स कंट्रोल कर रहा है। लेकिन इसमें एक पेयर है, उसको हम 6 क्रोमोसोम्स कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। इस 6 क्रोमोसोम्स फीमेल में जो है डबल X है और मेल में जो है XY क्रोमोसोम्स है। यहाँ पे भी हमारी सोसाइटी में अगर मैं कह दूं कि जहालत समझे या अनएजुकेटेड समझे, जो लोगों को समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स जो हैं, ये 6 क्रोमोसोम जो पेयर है, ये पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर्स मुंतकिल कर। अब ये ऑटोसोम क्रोमोसोम्स का काम तो नहीं है। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, अगर मेल फीमेल ने X दिया, मेल ने भी X दिया, तो क्या बन गया, XX डॉटर बन गए। अगर फीमेल ने X दिया तो डेफिनेटली फीमेल के पास तो दोनों ही जो मौजूद है वो XX क्रोमोसोम्स है, या तो वो X क्रोमोसोम्स, एक X या दूसरा X। अगर एक दे वो भी डॉटर क्रोमोसोम्स है और दूसरा दे वो भी डॉटर क्रोमोसोम्स है। अगर मेल के पास ये एबिलिटी है, एक कैपेसिटी है, ये चॉइस है कि वो कौन सा क्रोमोसोम्स देता है। अगर X क्रोमोसोम्स दिया तो आपके पास डॉटर बन गई, अगर Y क्रोमोसोम्स तो मेल बन गए। तो ये जो फैसिलिटी है, ये जो चॉइस है, वो सिर्फ मेल के पास है, फीमेल के पास नहीं है। तो अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं कि सारे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो मेल पैदा नहीं हो रहा है, तो उसको कहते हैं कि यार ये इस वाइफ की कसूर है। लेकिन उसमें वाइफ की क्या कसूर है, उसमें जो है सेल के जो क्रोमोसोम्स हैं वो जो क्रोमोसोम्स है वो डबल X हैं, वो दोनों क्रोमोसोम्स के पास जो है वो फीमेल क्रोमोसोम्स हैं। अब जो चॉइस है वो सिर्फ मेल के पास है। तो ये चीजें भी साथ रखें। अब हम आते हैं दोबारा उस तरफ, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर की तरफ। क्रोमोसोम्स कंपोज हुआ है 2 चीजों से, एक बार फिर बता रहा हूं, एक है 40% डीएनए से बना हुआ है एंड 60% इसमें प्रोटीन है। अब ये क्रोमोसोम्स है, देखिए ये क्रोमोसोम्स आप लोगों को नजर आ रहा है, ये क्रोमोसोम्स जो है, यहां पे क्रोमोसोम्स जो मौजूद है किस फॉर्म में मौजूद है, एक धागे मौजूद होता है, इसके ऊपर धागे नमा स्ट्रक्चर मौजूद है क्रोमोसोम्स के ऊपर। हम देखते हैं कि इस क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है, क्या चीज मौजूद है। तो थोड़ा सा मैंने क्या किया, इस क्रोमोसोम से एक धागा अलग कर दिया, खींच लिया। अब आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आप क्रोमोसोम से धागा किस तरह खींचते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं ठीक है, समझाने के लिए कि जो क्रोमोसोम्स है इसके ऊपर इस तरह धागा नमा स्ट्रक्चर मौजूद है। अब इस धागे को मैंने क्या किया, जूम किया, माइक्रोस्कोप के जरिए से देख लिया, तो ये धागा नमा स्ट्रक्चर इस तरह आया हुआ है। अब ये फर्दर जाकर और जूम किया और जूम किया, तो इसमें इस तरह दाने नमा स्ट्रक्चर नजर आया। इस देखा एक धागा था, धागा जब जूम किया तो उसके अंदर क्या चीज नजर आया, इस तरह ट्यूमर दाने नमा स्ट्रक्चर नजर आया था। अब इस दाने को मैंने देखा कि इसके अंदर क्या चीज मौजूद है, देखा तो इसमें 2 चीजें नजर आया, एक धागा नजर आया, इसके अंदर कुछ और एक जो धागा है वो नजर आया, और धागे के अंदर जो है कुछ जो है प्रोटीन नजर आया था। अब ये जो है देखिए, ये समझे कि ये धागा जो है इसके अंदर कुछ और चीजें मौजूद है इस तरह, और जूम किया कि इसके अंदर क्या चीज मौजूद है, तो नजर आया कि यहाँ पे इसके अंदर जो है प्रोटीन मौजूद है। क्या चीज मौजूद है, स्टोन प्रोटीन है, स्टोन प्रोटीन है। एक चीज याद करें कि एक न्यूक्लियस के अंदर एक सेल है
ह्यूमन सेल है, उसके अंदर जो टोटल डीएनए है, लेंथ है, वो 2 मीटर होगा, बहुत लंबा होगा। 2 मीटर लेंथ, देखिए आप सोचिए कितना लंबा होगा 2 मीटर। सेल कितना छोटा है, उसके अंदर न्यूक्लियस कितना छोटा है, तो इसमें ये 2 मीटर जो डीएनए आ रहा है, डेफिनेटली ये ताजुब की बात है। तो वो ताजुब इसलिए है कि डीएनए जो है इस प्रोटीन के ऊपर कॉइल हुआ है। प्रोटीन है, स्टोन प्रोटीन है, स्टोन प्रोटीन के ऊपर ये इस तरह कॉइल हुआ है। अंदर स्टोन प्रोटीन है, इसके ऊपर डीएनए कॉइल हुआ है। अब इसमें जो प्रोटीन है, ये थोड़ा सा और जूम किया, ये प्रोटीन है। इसके अंदर जो है 5 टाइप्स प्रोटीन मौजूद है। जैसे मैंने बात की स्टोन प्रोटीन, तो ये जो है स्टोन प्रोटीन है। जैसे मैंने यहाँ पे स्टोन प्रोटीन, यहाँ पे जो है एक है H2A, H2B, H3, H4 प्रोटीन, एंड एक है H1 प्रोटीन। 5 टाइप्स प्रोटीन मौजूद है। इसके आगे साइड भी क्या मौजूद है, इस तरह प्रोटीन मौजूद है। अब ये इसके ऊपर जो आप सोचे कि जो लेंथ है डीएनए का बहुत लंबा है। लेंथ क्या है, बहुत ही लंबा है। तो ये जो है प्रोटीन क्या करते हैं, इस लेंथ को क्या करते हैं, कम करते हैं, क्योंकि ये डीएनए जो आया है इसके ऊपर इस तरह कॉइल हुआ है, इस तरह इसके ऊपर इस तरह मौजूद होता है, ताकि इसका जो है डीएनए लेंथ बहुत कम हो जाते हैं। कॉइल हुआ है, इस धागे को हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। और इसके अंदर जो प्रोटीन है, ये भी बात क्लियर है। अब ये जो दानी है, जब प्रोटीन प्लस, जब स्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए मिल जाते हैं, उसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। डीएनए एक बार फिर रिपीट करो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोसोम क्या है, जब स्टोन प्रोटीन का एक दाने जो है, ये एक ट्यूमर जो है, एक ऑक्टोमर जो है, इसकी एक ऑक्टोमर के अंदर जो प्रोटीन है, 8 प्रोटीन है, जो 5 टाइप्स जो स्टोन प्रोटीन इसके अंदर मौजूद है। अब इसके ऊपर जो डीएनए कॉइल हुआ है, अब इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। एक न्यूक्लियोसोम, इस तरह बहुत ज्यादा न्यूक्लियोसोम मौजूद है। एक न्यूक्लियोसोम के अंदर डीएनए के कितने न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं स्टूडेंट्स, डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो 20 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद है। अब ये 20 न्यूक्लियोटाइड्स, अब एक बात ये है कि यहाँ पे H1 प्रोटीन का काम क्या है। अब अगर आप लोगों ने देखा है कि ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन के ऊपर डीएनए कॉइल हुआ है, लेकिन ये दोबारा खोल जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि इसके साथ एक H प्रोटीन है, स्टोन 1 प्रोटीन है, जो इस खोलने के लिए क्या करते हैं, इसके साथ अटैच हो जाते हैं और फिर ये खोलता नहीं है। यहां तक बात क्लियर है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोटेन है, क्रोमोटेन जब डिवाइड कंडेंस हो जाते हैं तो क्रोमोसोम बन जाते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर जो है 3 नमा स्ट्रक्चर धागा मौजूद होते हैं। धागा जूम किया तो उसके अंदर न्यूक्लियोसोम्स मौजूद है। न्यूक्लियोसोम्स, बहुत ज्यादा न्यूक्लियोसोम नजर आया। न्यूक्लियोसोम्स को खोल दिया तो न्यूक्लियोसोम के अंदर जो है प्रोटीन नजर आया, एंड प्रोटीन के ऊपर क्या चीज मौजूद है, प्रोटीन के ऊपर डीएनए मौजूद है। ये भी क्लियर है कि डीएनए मौजूद होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो है डीएनए है। अब इस डीएनए की हम बात करते हैं। डीएनए जो है जूम किया, बड़ा किया, इस धागे को और जूम किया तो देख लिया डीएनए का है जो डबल स्ट्रैंड है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। अब इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को जब देखा और जूम किया तो इसके अंदर कुछ बॉन्ड्स नजर आया था अंदर की तरफ से। ये एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के साथ क्या हुआ है, अटैच हुआ है। डबल स्ट्रैंड है डीएनए, अब अटैच है। तो जब देखा तो इस डीएनए के अंदर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स नजर आए थे। अब डीएनए का एक स्ट्रैंड खोल दिया, इसके अंदर इस तरह यूनिट मौजूद है। इस एक यूनिट को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड जो है 3 चीजों से बना हुआ है, याद करें। एक न्यूक्लियोटाइड में पहला जो है पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर के साथ एक नाइट्रोजनस बेस अटैच है, एक फास्फेट है। डीएनए जो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, एंड एक हेलिक्स जो है, एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है, और एक दूसरे के जो है एंटी पैरेलल है। अब ये जो है डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स है। न्यूक्लियोटाइड बेसिक यूनिट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, बेसिक यूनिट ऑफ द डीएनए बेसिक यूनिट है, ठीक है। जैसे क्रोमोसोम का बेसिक यूनिट न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम्स के अंदर 5 टाइप्स प्रोटीन प्लस उसके ऊपर डीएनए मौजूद है। इसी तरह डीएनए जो है, डीएनए का बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें मौजूद हैं। एक तो है पेंटोज शुगर, दूसरा जो है नाइट्रोजनस बेस, या तो थायमिन होगा, या तो साइटोसिन होगा, या तो ग्वानिन होगा, या तो थायमिन होगा, ठीक है। अब एडानिन प्लस थायमिन के साथ बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ग्वानिन के साथ। अब इसमें डीएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर है उसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्यों कहते हैं कि उसके 2 नंबर जो कार्बन है उस पर ऑक्सीजन नहीं है। अब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड जो अटैच है वो फास्फोडाइएस्टर के बॉन्ड के साथ अटैच है।
ये है। अब यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है। ये जो है वो वाटसन क्रिक मॉडल है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अगर जिसने मेरे वाटसन क्रिक मॉडल नहीं देखा है तो वो भी सर्च करे, ठीक है। तो वो मैंने ऑलरेडी इस पर लेक्चर दिया है। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो बॉन्ड्स मौजूद है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब डीएनए भी समझ आ गया, क्रोमोसोम्स भी समझ आए, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर भी समझ आ गया, लेकिन इसमें कुछ चीजें क्लियर नहीं है कि जीन क्या है, व्हाट इज जीन, व्हाट इज जीन। क्रोमोसोम्स भी क्लियर है, क्रोमोसोम्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या, पूरा क्लियर हुआ। अब व्हाट इज जो है डीएनए क्या है, डीएनए भी क्लियर हुआ कि वो धागा है, क्रोमोसोम्स के ऊपर जो प्रोटीन है उसके ऊपर मौजूद है, डबल स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर जीन जो है। अब इस तरह न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या चीज बनाता है, जीन बनाता है। अब इस तरह न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर जीन बनाता है, जीन मिलकर ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए बनाता है। अब जीन का जो स्पेसिफिक सुटेबल डेफिनेशन है, जीन इज द segment of DNA which have ability to transfer the characters from parents to offspring। जीन एक बेसिक यूनिट है या एक सेगमेंट है डीएनए का जो पेरेंट्स से बच्चों में ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स मुंतकिल करता है। गेटिंग माई पॉइंट, आई होप इट्स क्लियर, बहुत सिंपल है। अब एक चीज क्लियर नहीं है कि जो डीएनए डबल लेयर है उसके दरमियान जो फासला है वो कितना है, वो भी नोट करिए। आप लोगों से पूछ सकता है, वो है 2 नैनोमीटर है, 2 नैनोमीटर। दूसरा ये है कि ये चीज याद करें कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का नाम क्या है, तो वो भी आप लोग याद करें, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। एंड तीसरा बात ये है कि इस न्यूक्लियोटाइड और इस न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो फासला है वो कितना है, उसके अंदर जो फासला है वो भी नोट करें। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो फासला है वो है 0.34 नैनोमीटर फासला है, ये भी नोट करें। दूसरा चीज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, अब एक टर्न जो होता है ये ध्यान दें कि एक 1 टर्न 2 टर्न, एक टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद है, 10 न्यूक्लियोटाइड मौजूद है एक टर्न। डीएनए की तरह बहुत टर्न्स मौजूद होते हैं। अब एक टर्न में जो है वो है 10 न्यूक्लियोटाइड है, और इसको हम कहते हैं, इसमें जो है इसका जो फासला है 3.4 नैनोमीटर। ये पॉइंट्स भी नोट करें। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सी चीजें आप लोगों को क्लियर हुआ। क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम्स कहते क्यों हैं, एंड डीएनए क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे है, क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर किस तरह। एक चीज मुझसे भूल गया कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम्स का थिकनेस कितना होगा, वो है 2 नैनोमीटर। ये भी पॉइंट नोट करिए, सारे एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछ सकता है। डीएनए का जो है फासला एक न्यूक्लियोटाइड एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के दरमियान जो फासला है वो कितना है, आप बता सकते हैं 2 नैनोमीटर है। जो न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम्स का फासला कितना है, जो थिकनेस है वो कितना है, आप बता सकते हैं 2 नैनोमीटर है। डीएनए और जो है डीएनए एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो फासला है वो क्या है, 0.34 जो है नैनोमीटर है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। लेकिन ये चीज और याद करें डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हर स्पीशीज में जो नंबर है वो सेम होगा। जो स्पीशीज है यानी सॉरी हर स्पीशीज का जो नंबर है क्रोमोसोम्स का वो डिफरेंट होगा। इंसानों का जो है वो कितना है, 46 है। इस तरह अगर मैं बात करूं प्याज की बात करूं, प्याज जो भी एक लिविंग सेल है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है मैंने 16 लिखा हुआ है। राइस जो चावल है उसके अंदर जो है 46 क्रोमोसोम्स है। अब मैं बात करूं मॉस्किटो के अंदर जो मौजूद है वो 6 क्रोमोसोम्स है। हनी बी जो मौजूद होती है उसके अंदर 322 क्रोमोसोम मौजूद, यानी हर स्पीशीज के अंदर जो है वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स हो गए। रिमाइन सेम जनरेशन टू जनरेशन एंड सेम स्पीशीज, यानी क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो रिमेन सेम होगा। अब इंसानों बात की जो क्रोमोसोम्स है वो 46 है, तो बच्चे में भी 46 होगा, फिर बच्चे का जो बच्चे हैं वो उसमें भी 46, यानी जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो सेम होगा, लेकिन सेम जनरेशन, डिफरेंट जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब एक और चीज है, मिनिमम आप लोगों से ये पूछ सकता है एग्जाम में जो एमडीकेट के लिए तैयारी कर रहा है कि मिनिमम जो है कम से कम किस चीज में क्रोमोसोम्स मौजूद है, तो 1 क्रोमोसोम जो मौजूद है वो बैक्टीरिया है, नोट करें। अब 1 पेयर जो क्रोमोसोम्स हैं वो पंजाई है, पेंसिलियम जो हम कहते हैं पंजाई, वहां पे मौजूद होते हैं। अगर आप स्कूल से पूछे कि मैक्सिमम जो ज्यादा से ज्यादा मौजूद है वो कहां पे है, वो है 500 पेयर्स, मींस 1000 क्रोमोसोम्स उस किसी के अंदर मौजूद हो। तो वो आप लोगों को एग्जांपल दे सकते हैं कि पेरोन्स एक जो है फ्लावरलेस प्लांट है, जो पौधा है उसके अंदर ये मौजूद होता है। अब ये चीज भी क्लियर हुआ। अब हम आते हैं
नंबर ऑफ प्लांट्स, जैसे गार्डन भी मटर की जो हम बात करते हैं 14 क्रोमोसोम्स है, ऑनियन जो है प्याज में 16 है, राइस में जो मौजूद होता है चावल का जो सेल है उसके अंदर जो है 24 क्रोमोसोम्स है, शुगर कैन जो मौजूद होते हैं उसमें 80 क्रोमोसोम्स मौजूद है। एनिमल्स की अगर बात करें, ये कुछ एग्जाम्पल है, आप लोग याद करें। मेन इंसानों के अंदर आप सबको मालूम है, सब सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उसको मालूम है कि इंसानों में जो है 46 है, माउथ जो है चूहा जो है उसमें कितने मौजूद होते हैं 40 है, मस्किटो में 6 मौजूद होते हैं, ऑनी बी जो है 322 क्रोमोसोम। ये कुछ एग्जाम्पल में दिए हैं, आप लोग क्लास में याद करें, दिमाग में रखें। साथ साथ में बन जाए कि जब पेंसिलियम है, पेंसिलियम में कितने मौजूद होते हैं 2 क्रोमोसोम्स हैं, एंड सिक्रोमाइसिस जो दूसरा क्लास है जो ग्रुप है पंजाई का उसमें जो है 18 क्रोमोसोम्स है, मैकोर जो है 2 क्रोमोसोम्स, एंड न्यूरोस्पेरा जो है उसमें 7 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। दिस आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर है। अब दूसरा जो हम बात करते हैं कैरोटाइप की बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं कैरोटाइप की बात करते हैं। तो यहां पे आते हैं कैरोटाइप। कैरोटाइप क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहां पे समझे कैरोटाइप क्या है, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इन इंडिविजुअल। कैरोटाइप जो है अरेंजमेंट क्रोमोसोम्स की इन इंडिविजुअल्स होते हैं, 4 टाइप्स 4 फॉर्म में मौजूद होते हैं। नंबर 1 क्रोमोसोम जो है ये जो इसका सेंट्रोमर है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि सेंट्रोमर दरमियान वाले हिस्से को सेंट्रोमर कहते हैं। ये इसका जो सेंट्रोमर है वो बिल्कुल एक सेंटर होगा, दरमियान में होगा। इसका जो यहाँ पे इसका नाम जो है मेटासेंट्रिक कहते हैं, इसको क्या कहते हैं मेटासेंट्रिक कहते हैं। मेटासेंट्रिक वो क्रोमोसोम है जिसका सेंट्रोमर दरमियान में मौजूद है, और इसका जो शेप है वाई शेप है, सॉरी वी शेप मौजूद होता है। वी शेप क्यों है डियर, आप लोगों ने देखा है जब सेल डिवाइड होता है, जब न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस जब डिवीजन कर रहा है तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स के कंडेंस बन जाते हैं। यहाँ पे ये क्या करते हैं, 3 लाइक स्ट्रक्चर जो है फाइबर्स जो होते हैं वो स्पाइनल फाइबर्स क्या करते हैं, इसको खींचते हैं। जब खींचते हैं तो इसका शेप वी शेप इस तरह बन जाते हैं, यहाँ पे फाइबर अटैच होता है। दूसरा जो है आपके पास जो स्ट्रक्चर है ये जो है अवे फ्रॉम सेंट्रिक, जिसका जो सेंट्रोमर है ये थोड़ा सा अवे है, सेंटर से थोड़ा सा साइड पर है। इसका जो स्पाइनल फाइबर जिसको खींचते हैं तो इसका शेप जे शेप बन जाते हैं। साथ साथ में हम बात करते हैं इसका जो नेम है, इसका नेम है सब मेटासेंट्रिक नेम है। एंड दूसरा जो है इसका जो तीसरा नंबर पे जो एक्रोसेंट्रिक जो हम कहते हैं, इसका जो है नियर टू सेंटर, इसका सेंट्रोमर बिल्कुल जो है नियर टू साइड पे, इसके जो ऊपर एरिया होते हैं बिल्कुल इसके एक बाजू जो है बहुत कम है। आई शेप होगा, जब आई शेप आई की तरह शेप होगा, देखिए बिल्कुल आई की तरह है। अब ये जो है जब सेल डिवाइड हो रहा है जब स्पाइनल फाइबर इसको खींचते हैं तो इसका शेप आई बन जाता है। दूसरा भी जो होता है इसका बिल्कुल जो दूसरा बाजू है क्रोमेटाइड जो होता है वो बिल्कुल हाई नहीं, तो इसका जो नाम है टेलोसेंट्रिक होता है, और इसका शेप भी जो है आई शेप है। एक चीज अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चीजें कब नजर आते हैं, जब सेल डिवाइड हो रहा है, जब सेल सेकल हो रहा है तो वहां पे इनापेस जो होगा, इनापेस के वक्त आप लोगों को ये स्ट्रक्चर नजर आ जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है और आप लोगों ने इस लेक्चर से बहुत कुछ चीजें सीखा है। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोगों ने 5 चीजों को डिस्कस किया। पहला क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर क्या है, एंड क्रोमोसोम्स का फंक्शन क्या है। तीसरा बात जो 4 नंबर पे मैंने डीएनए की बात की है, डीएनए क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, एंड साथ साथ में मैंने जीन की भी बात की है। एंड लास्ट में जो है मैंने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात की है कि जो नंबर्स है हर स्पीशीज में अलग अलग क्रोमोसोम्स की तादाद होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है मेरा हमेशा यही कोशिश है कि मैं कम टाइम में जो है क्वालिटी एजुकेशन जो होता है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करूं। आजकल के जो सिस्टम है थोड़ा सा इस तरह है कि जो अकेडमीज में जो स्टूडेंट्स क्लासेस लेता है उसके लिए मसला ये है कि जो क्लासेस में जो होते हैं स्टूडेंट्स कम से कम जो 100+ स्टूडेंट्स बैठे होते हैं क्लास में, तो क्लास का जो ड्यूरेशन है वो तो या 30 मिनट्स या 40 मिनट्स ड्यूरेशन होगा। इसमें स्टूडेंट्स 100 से प्लस है, तो अगर एक स्टूडेंट्स हर एक दिमाग में तो क्वेश्चन लाजमी होना चाहिए, इतना भी तो इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है। जब एक मिनट भी क्वेश्चन करते हैं या आधा मिनट क्वेश्चन होते हैं तो ये जो है 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो टीचर क्या करते हैं, उसको टाइम नहीं देते क्वेश्चन करने के लिए, तो स्टूडेंट्स जो है जहाँ पे कंफ्यूजन है वो क्लियर नहीं हो जाते। मेरा ये कोशिश ये है कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी गलती हो सकता है, मिसिंग भी हो सकता है, कुछ चीज़ें मिस हो सकता है, कुछ चीज़ें मिक्स हो सकता है। तो जहाँ भी आप लोगों का क्वेश्चन है, जहाँ भी आप लोगों को प्रॉब्लम है, तो आप लाजमी मुझे कमेंट करें ताकि मैं आप लोगों को रिप्लाई दूँ और आप लोगों का जो क्वेश्चन है, आपका जो कन्फ्यूजन है वो हल कर दूँ। तो अगर इस लेक्चर से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना ख्याल रखें, उसका भी ख्याल रखें जिसका कोई ख्याल नहीं रखता है, और हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।